आज हम मुद्रा के अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मुद्रा अंग्रेजी भाषा के मनी शब्द का हिंदी रूपांतर है, पर मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है, जो रोम की देवी जूनो का प्रारंभिक नाम था। देवी जूनो को स्वर्ग की रानी माना जाता था, अतः मुद्रा को भी स्वर्गीय सुख प्रदान करने का प्रतीक माना गया था। वहीं दूसरी विचारधारा के अनुसार मुद्रा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पेक्यूनिया शब्द से मानी गई है, जिसका संबंध प्यूकस अर्थात पशुधन से है। पशु चूंकि पशु युग में मुद्रा के रूप में विनिमय के माध्यम थे, अतः मुद्रा शब्द उसी से प्रचलित हुआ। मुद्रा के अर्थ के बाद में अब हम इसकी परिभाषाओं को देखते हैं। मुद्रा की परिभाषाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला विचारधारा के अनुसार और दूसरा है प्रकृति के अनुसार। विचारधारा के आधार पर भी मुद्रा की जो परिभाषाएं दी गई है, उनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संकुचित दृष्टिकोण, दूसरी विचारधारा है विस्तृत दृष्टिकोण वाली, और तीसरी जो मुद्रा की परिभाषाएं दी गई है विचारधारा के अनुसार, वो है आधुनिक दृष्टिकोण। अब प्रकृति के अनुसार भी मुद्रा की परिभाषा को तीन भागों में बांटा गया है। पहला वैधानिक परिभाषाएं, दूसरा वर्णनात्मक परिभाषाएं, और तीसरा है सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। सबसे पहले हम देखते हैं विचारधारा के अनुसार मुद्रा की परिभाषाएं। विचारधारा के आधार पर जो परिभाषाएं दी गई है, उनमें सबसे पहले आती है संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं। संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाओं में हम देखते हैं प्रोफेसर रॉबर्टसन की परिभाषा को। प्रोफेसर रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्यों के भुगतान में अथवा व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है। रॉबर्टसन ने अपनी परिभाषा में केवल धात्विक मुद्रा को ही मुद्रा की श्रेणी में शामिल किया है, जिसके कारण मुद्रा का क्षेत्र आवश्यकता से अधिक संकुचित हो गया। इस कारण प्रोफेसर रॉबर्टसन की जो परिभाषा है, उसको संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषा भी माना जा सकता है। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पे है, वो है विस्तृत दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं। इस दृष्टिकोण में हम प्रोफेसर हार्टले, विदर्स और कोल की परिभाषाओं को रखते हैं। सबसे पहले हम प्रोफेसर हार्टले की मुद्रा संबंधी परिभाषा को देखते हैं। प्रोफेसर हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। फिर इसके बाद में आते हैं विदर्स। इसके बाद में देखते हैं कोल। प्रोफेसर कोल के अनुसार मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जो वस्तुएं खरीदती है।
इन दोनों परिभाषाओं में विदर्श की परिभाषा का क्षेत्र व्यापक है। विदर्श की परिभाषा में मुद्रा में उन सभी वस्तुओं का समावेश कर लिया है जो मुद्रा के कार्य करे, अर्थात धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा और शाक मुद्रा सभी मुद्रा है। इससे मुद्रा का क्षेत्र आवश्यकता से अधिक विस्तृत हो जाता है। विचारधारा के अनुसार जो तीसरे प्रकार का जो दृष्टिकोण है मुद्रा की परिभाषा संबंधी, वो है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण वाली जो परिभाषाएं दी गई है मुद्रा संबंधी, उनमें हम रखते हैं एली, मार्शल, कोल, किन्स, क्राउथर आदि के द्वारा दी गई परिभाषाओं को। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा के अंतर्गत धात्विक और कागजी मुद्रा दोनों आती है, लेकिन इसमें शाक मुद्रा को मुद्रा नहीं माना गया। सबसे पहले हम देखते हैं एली की परिभाषा को। एली के अनुसार मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक स्थानांतरित होती है एवं सामान्यतः ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती है। मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो किसी विशेष समय अथवा स्थान पर बिना संकोच अथवा विशेष जांच के वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने और खर्चों के भुगतान के रूप में साधारणतः प्रचलित है। फिर देखते हैं किन्स की परिभाषा। किन्स के अनुसार मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण परसंविदों तथा कीमत परसंविदों का भुगतान किया जाता है और जिसके रूप में सामान्यतः क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि शाक मुद्रा, चेक, हुंडी, विनिमय पत्र वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान में बिना विशेष जांच पड़ताल तथा बिना संदेह के स्वीकार नहीं किए जाते, अतः उन्हें मुद्रा कहना उचित नहीं है। मुद्रा में धात्विक तथा पत्र मुद्रा का समावेश ही किया गया। इस तरह से विचारधारा के आधार पर हमने संकुचित दृष्टिकोण, विस्तृत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, इन तीनों दृष्टिकोणों के अंतर्गत जो मुद्रा की परिभाषाएं दी गई है उनका अध्ययन किया। अब हम जो मुद्रा की परिभाषाओं में सेकंड प्रकार की जो परिभाषाएं दी गई है वो है प्रकृति के अनुसार मुद्रा की परिभाषाएं। प्रकृति के अनुसार मुद्रा की परिभाषाओं को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला वैधानिक परिभाषाएं, दूसरा वर्णनात्मक परिभाषाएं और तीसरा है सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। सबसे पहले हम देखते हैं वैधानिक परिभाषाएं। वैधानिक परिभाषाओं के अंतर्गत नेप और हार्ट्रे की परिभाषाओं को रखा जाता है। प्रोफेसर नेप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा हो जाती है। इस प्रकार हार्ट्रे के अनुसार मुद्रा के दो पहलू होते हैं। प्रथम ये हिसाब की इकाई है और दूसरा है ये विधिग्राह्य है, अर्थात किसी वस्तु के मुद्रा होने के लिए
उसके पीछे स्वीकार करने की वैधानिक बाध्यता होनी चाहिए। इस प्रकार प्रोफेसर नेप एवं हार्ट्रे के अनुसार वे वस्तुएं ही मुद्राएं हैं जिन्हें राज्य वैधानिक रूप में मुद्रा घोषित करे और वे वस्तुओं के भुगतानों में विधि ग्राह्य हो। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा के बाद में हम देखते हैं उसकी वर्णनात्मक परिभाषाओं को। सबसे पहले हम देखते हैं हार्टले विदर्श की परिभाषा को। विदर्श के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। प्रोफेसर कोलबोर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। इसी प्रकार नोगोरा के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के सामान्य मापक के रूप में कार्य करती है। इसी प्रकार की परिभाषाएं टॉमस सिजविक और क्राउथर के द्वारा दी है, जिनमें मुद्रा के कार्यों का वर्णन किया गया। इनमें मुद्रा की सर्वग्राह्यता और वैधानिक पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। फिर तीसरे प्रकार की जो परिभाषाएं प्रकृति के अनुसार दी गई है वो है सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। इस वर्गीकरण में मुद्रा की उन परिभाषाओं का समावेश है जो मुद्रा की सामान्य स्वीकृति या मुद्रा की सर्वग्राह्यता पर बल देती है। इस प्रकार की परिभाषाएं सेलिगमैन, क्राउथर, किन्स, केंट, कोल, वाकर, किनले आदि अर्थशास्त्रियों ने दी है। इसमें अब सबसे पहले हम देखते हैं क्राउथर की परिभाषा को। क्राउथर के अनुसार कोई वस्तु जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है और उसी समय मूल्य मापक एवं मूल्य संचय का कार्य करती हो, वह मुद्रा कहलाती है। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो। फिर प्रोफेसर कोल के अनुसार मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जिससे वस्तुएं खरीदी जा सकती है। यह वह वस्तु है जो साधारणतः तथा व्यापक पैमाने पर भुगतान के साधन के रूप में प्रयोग की जाती है और साधारणतः ऋणों के भुगतान में स्वीकार की जाती है। इसके बाद हम प्रोफेसर केंट की परिभाषा को देखते हैं। प्रोफेसर केंट के अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे सामान्यतः विनिमय के माध्यम अथवा मूल्य के मापक के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन सब परिभाषाओं में शब्दों के हेरफेर तथा थोड़ी बहुत विभिन्नता होने पर भी सभी ने सामान्य स्वीकृति को मुद्रा का आवश्यक गुण माना है। अतः सभी में
सभी ने सामान्य स्वीकृति को मुद्रा का आवश्यक गुण माना है। अतः सभी में साख पत्रों को मुद्रा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इनमें सामान्य स्वीकृति स्वतंत्र एवं ऐच्छिक हस्तांतरण तथा विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में मान्यता का अभाव है। इन सब परिभाषाओं के आधार पर एक सरल परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, भावी ऋणों के भुगतान का मापदंड, मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, मुद्रा कहलाती है। इस परिभाषा में साख पत्र तथा प्रतिभूतियां भी अगर किसी क्षेत्र में सर्वग्राह्य हो तो उस क्षेत्र में ये भी मुद्रा ही मानी जाएगी। इस प्रकार हमने मुद्रा की विचारधारा अनुसार और प्रकृति अनुसार परिभाषाओं का अध्ययन किया।